बात करेंगे मर्दम शुमारी अमला कन्वेंस अलाउंस न मिलने पर सरापा एहतजाज इदारा शुमारियात के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया जा रहा है। शहर भर से सुपरवाइजर्स और शुमार कुनिंदगान शरीक हैं। आपको बताएं कि मर्दम शुमारी अमला कन्वेंस अलाउंस ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। इदारा शुमारियात के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया जा रहा है। शहर भर से सुपरवाइजर्स और शुमार कुनिंदगान शरीक हैं। आपको अपडेट करते चले कि मर्दम शुमारी अमले का एहतजाज जारी है। तफसीलात जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताएगा, इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या तफसीलात हैं और क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी देखें, इस वक्त ये एहतजाज यहाँ पर जारी है इदारा शुमारियात के सूबाई दफ्तर के बाहर। यहाँ कराची के मुख्तलिफ अजला से आए हुए शुमार कुंदगान हैं और सुपरवाइज़र हैं। इनका मुतालबा ये है कि 1 महीने से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनको कन्वेंस अलाउंस नहीं मिल रहा। जो मुकर्रर शुदा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डिप्टी कमिश्नर्स के अकाउंट में रकम भी आ गई है, लेकिन इन लोगों को वो अलाउंस नहीं मिल रहा। ये अपने अखराजात पे मुसलसल काम कर रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। पहले तो ये एहतजाज मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर के बाहर होता रहा, लेकिन आज ये मुख्तलिफ अजला के यहाँ पे जमा होकर जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स यानी इदारे शुमारियात का जो ऑफिस है उसके बाहर एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त इनका एक 4-5 रुकनी वफद अंदर गया है, ज़रूर वो मुज़ाकरात भी कर रहा है। मैं कुछ यहाँ इनसे आपकी बात भी करवा देता हूँ। क्या मसला है, क्या मुतालबात है? सही इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम जो रोड पे आए हैं कोई खुशी से नहीं आए। मुसलसल 1 माह से ज़्यादा टाइम का वक्त गुजर गया है। हमारे एनोमेटर्स अपनी फील्ड्स में जो है ये कौमी फरीज़े की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहिबान के अकाउंट में जो पेमेंट आई हुई है उन्हें हड़प की हुई है। आज तक हमारे किसी एनोमेटर्स को कोई कन्वेंस अलाउंस के पैसे नहीं दिए गए और आए दिन उनको हरासा। कितने पैसे बनते हैं, कितने मिलने चाहिए? ये कोई भी 6,000 रुपये पर डे के हिसाब से सुपरवाइजर को मिलेंगे, वो जो है एनोमेटर्स को, लेकिन यहाँ पर कोई भी उस चीज़ को वाजे नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं 4,500 रुपये देंगे, 1,500 रुपये जो है इसका टैक्स काटा जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि टैक्स किस मद में काटा जा रहा है। अच्छा, उन 6,000 में कितने लोगों को आपको तकसीम? अगर एक सुपरवाइजर के साथ एक 8 रुकनी टीम है उसकी एनोमेटर्स की, तो वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इदारा शुमारियात की तरफ से कोई वाज़े पैगाम नहीं आया कि कन्वेंस के पैसे कितने हैं और एनोमेटर्स के कितने हैं, सुपरवाइजर साहिबान के कितने हैं, लेकिन कोई भी चीज़ नहीं है। आए दिन इनके जो शुमारियात के इनके जो लोग वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो इनके फोकल पर्सन के तौर पे बैठे हुए हैं, वो आए दिन हमारे टीचर हजरात को धमकाना चाहते हैं और कहते हैं कि 25,000 में सब कुछ है, लेकिन हम ये खवातीन टीचर्स भी हैं, खवातीन एनोमेटर्स भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात कर लें। क्या कहेंगी आप? खवातीन के साथ भी यही सूरत हाल है? जी हाँ, यही सूरत हाल है। हमें किसी किस्म का कोई भी पैसे नहीं दिए गए हैं और अभी तक के हम अपने खर्चे के ऊपर जा रहे हैं। इतनी धूप और गर्मी में इतना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं पर भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। कितना खर्चा हो चुका होगा अब तक एक बंदे का? तकरीबन 7 से 8 हज़ार, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो आपको पता ही है कि कन्वेंस आजकल कितना महंगा है। 3 गाड़ी बदल के हम आते हैं। डिप्टी कमिश्नर्स कोई ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे? नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं दिया हमें। हम खुद अपने उस पर आते हैं और जाते हैं। 3 गाड़ी बदल के आना जाना। आजकल पता है कन्वेंस कितना महंगा हो चुका है, हर चीज महंगी हो गई है। अब आप किस तरीके से हम अपने अखराजात को पूरा कर रहे हैं? आप क्या कहेंगे, अगर कन्वेंस आपको नहीं मिल रही, तो फिर ये लोग किस तरह जाते हैं, काम किस तरह करते हैं? सर, हम जो है अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। हमने अपनी जो सैलरियाँ हमें पहले की मिली हैं वो हमने समझ लें कि अपनी जेब से खर्च किए। हमने अपने घर का जो एक अमाउंट है, अपने बच्चों का जो अमाउंट है, अपने बच्चों की स्कूलों की फीस इस काम पे लगा दी है कि चलें ये हुकूमत का टास्क है, ये हो जाए। और ये लोगों ने पहले हमसे कहा कि आप ये पैसे अभी अपनी जेब से लगा लें, जब आएंगे तो हम दे देंगे। अब जो अगर हमने 20 से 25,000 रुपये यानी आने जाने के खर्चे पे लगाया है, अब वो ये पैसे उस मुद्द में हमें ये नहीं दे रहे हैं सर। तो अब क्या होना चाहिए? सर, अब यही है कि हम जो ये कह रहे हैं कि 6,000 रुपये के हिसाब से जो हमारी बात चल रही है, अब हम जो है ये उसी पे हम लेंगे, लेकिन ये उस पे भी नहीं दे। 1,500 रुपये टैक्स अगर काट रहे हैं आप, किस वो हमें लेटर दिखा दें। सुना आपने इनका वफद अंदर
आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मरदम शुमारी अमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे। सरापा एहतजाज हैं, कन्वेंस अलाउंस ना मिलने पर सरापा एहतजाज हैं और अदारा शुमारियात के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया जा रहा है। शहर भर से सुपरवाइजर्स और शुमार कुनिंदगान शरीक हैं। आजिज़ जमाली हमें अब जे कहा जा रहा है, मुतालबा यही किया जा रहा है कन्वेंस अलाउंस जो है वो इनको दिया जाए, जितना भी इनसे खर्चा हुआ है वो इनको वापस किया जाए। आजिज़ जमाली वहाँ पर मौजूद हैं। आजिज़ अपडेट कीजिए मजीद, क्या कोई इनकी सुनवाई के लिए आया है वहाँ? जी, वहाँ पे एक डायरेक्टर हैं जो सूबा सिंध के डायरेक्टर हैं इदारा शुमारियात के, मुनव्वर अली घांगरो, वो इस वक्त इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं अपने दफ्तर में अंदर। इनका एक वफ्द गया है मुज़ाकरात करने, लेकिन इनका मुतालबा सीधा सा है कि हुकूमत ने यानी इदारा शुमारियात ने हर डिप्टी कमिश्नर्स को ट्रांसपोर्ट के मद में पैसे अदा किए और वो ट्रांसपोर्ट इनको फराहम करनी थी। ट्रांसपोर्ट फराहम नहीं की गई तो उन्होंने अपने अखराजात से अपनी मोटरसाइकिलों पे या बसेस पे या मुख्तलिफ तरीक़ों से ये ट्रांसपोर्ट इन्होंने खुद अपने पैसे भर पे, अपनी जेब से पैसे भर पे इन्होंने ट्रांसपोर्ट फराहम की। वो उसी ट्रांसपोर्ट पे ये गए मुख्तलिफ इलाकों में, अपने पेट्रोल पे या अपने जेब खर्चे पे इन्होंने जाके मरदमशुमारी की। अब हालांकि 4 तारीख तक मरदमशुमारी का अमल होना था, जो अब बढ़ा के 10 अप्रैल तक कर दी गई है। 10 अप्रैल तक अभी भी मरदमशुमारी का अमल जारी है, लेकिन ये लोग यहाँ पे मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। पहले डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर के बाहर हो रहा था, अब आज इदारा शुमारियात के दफ्तर के बाहर ये एहतजाज जारी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में महकमे सैनिटेशन का चोरी शुदा ट्रैक्टर 2 माह बाद बरामद कर लिया गया। मुबैना 4 मुलाजिम पहले ही हार्ट अटैक से इंतकाल कर चुका है। मामला क्या है जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के न्यू कराची जोन से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जिसके सैनिटेशन डिपार्टमेंट में आज खुशी का दिन है और उसकी वजह यह है कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। यानी उनका चोरी शुदा ट्रैक्टर तकरीबन 2 से ढाई माह की मुस्तकिल जद्दोजहद के बाद जो है वो बरामद कर लिया गया है। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे कि ये वो सरकारी ट्रैक्टर है जो कि वर्कशॉप में न्यू कराची जोन में खड़ा हुआ था, जहाँ से चोरी कर लिया गया और ये नॉर्थ नाज़िमाबाद जोन की मिल्कियत था। मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंस्पेक्टर हैं ये यहाँ पर सैनिटेशन डिपार्टमेंट में मोटर व्हीकल। फरमाइएगा क्या ये सारी सूरत हाल थी? देखिए, ये तकरीबन 2 से ढाई महीने हो गए ये ट्रैक्टर हमारा यहाँ वर्कशॉप से ही चोरी हुआ था। उस दौरान ऐसे था कि यहाँ पे वो आटे की तकसीम और ये सारा सिलसिला हमारे पास ही चल रहा था, तो बहुत सारे लोग, यानी कि ऐसे होता था कि हम अपने ऑफिस में भी नहीं आ सकते थे, पता नहीं चल रहा था कि भाई कौन ले गया होगा, कोई बहुत रश होता है। यहाँ सैकड़ों लोग सुबह में होते थे, वो आटे की तकसीम के लिए लाइनें लगी होती थी। तो बहरहाल फिर हमने इसकी तफ्तीश शुरू की, तो हमारे एक मुलाजिम उस पर जो शुबा ज़ाहिर किया गया था, काफ़ी लोगों के उसके इशारे उसी की तरफ थे। तो अभी हमने उसको बाकायदा शामिल तफ्तीश नहीं किया था, अपने तौर पे हम इंट्रोगेशन जो उससे कर सकते थे वो की थी, और फिर इस दौरान वो छुट्टी पे चला गया और उसकी वहीं अपने गांव में डेथ हो गई, तबीयत ख़राब हुई, हार्ट अटैक से डेथ हो गई उनकी। बहरहाल फिर उसकी फैमिली ने अब हमारी काफ़ी हेल्प की इसको बरामद करने में। गुमशुदगी की कोई इत्तला आपने जो है मुतालिका थाने वगैरह में दी थी? जी, न्यू कराची थाने में बाकायदा एप्लीकेशन जमा कराई थी, उनको बता भी दिया था। कहा यह जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई भी जो है वो भी की गई थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये ट्रैक्टर बरामद होने के बाद इंतजामिया मज़ीद किसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने से गुरेज़ हैं। जी कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। 24 घंटों में 15 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 1.83% रही है। कराची में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में 15 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 1.83% रही है। कराची में कोरोना फिर सर उठाने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो 15 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब तो नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। कराची में कोरोना के वार जारी हैं। एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं। मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। अस्पतालों में भी कायम जो हैं बेड्स मुहैया कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन बेड्स वहाँ पर मौजूद हैं। 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए तो कोरोना के मुस्बत केसेस जो हैं वो 15 नए केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं और शरह इस वक्त 1.83% बताई जा रही है। मज़ीद बात करेंगे, राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, आगाह कीजिएगा। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1.83% केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 15 कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आ गए हैं। 821 मजबूरी तौर पर जो है टेस्ट किए गए हैं, जबकि गुज़श्ता एक हफ्ते में कराची से कोरोना वायरस के 154 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजबूरी तौर पर 1822 मुश्तबा मरीजों के कोरोना के टेस्ट किए गए हैं,
गुज़िश्ता एक हफ्ते में कराची में कोरोना वायरस के 8.45% कोरोना वायरस के जो मज़बूत केसेस हैं उनकी फीसद रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि कराची में कोरोना के मरीजों की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई है। 762 कोरोना मरीजों का मरीज जो है जेर इलाज है, 745 मरीज होम आइसोलेशन और 17 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज है। बहुत शुक्रिया राबेल अशरफ। मुल्क की मुआशी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि रुपए की कदर में इस तेज़ी से कमी नहीं होनी चाहिए। डॉलर महंगा होने से तमाम दरामदी अशिया की कीमत बढ़ने के बायस महंगाई की रफ्तार मजीद तेज़ हो जाएगी। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। जी अशरफ। रुपए की कदर मुसलसल कमी हो रही है और डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। ओपन एक्सचेंज में दीगर करेंसी बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई हैं। वजूहात क्या हैं जानते हैं। एक्सचेंज कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए जनाब, सूरत हाल तो काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है क्योंकि जो मुल्क में हमारे यहाँ अफरा तफरी है, अब उसमें अदलिया भी शामिल हो गई है। उसके अंदर एक वाज़ेह तकसीम और एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आ रहा है। तो जो एक आखिरी मैं समझता हूँ को ताबूत में कील थी वो भी पूरी हो रही है। इस वक्त IMF का दूर दूर पता नहीं है एग्रीमेंट होने का, और जो दीगर दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी सबने हाथ उठा लिया है। और जो हमारा जो बहुत करीबी मुल्क है चीन, उसकी तरफ से भी हमें कोई इमदाद मिलने की कोई सूरत नहीं है। तो ये जो आपने जो बात की कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, तो उसके ऊपर तो कोई तसव्वुर ही नहीं है कि मैं समझता हूँ कि बेतहाशा महंगाई नज़र आ रही है। जैसे अभी बात कर रहे हैं कि 30% महंगाई है और ओवरऑल 60 साल की महंगी तरीन जो ज़्यादा है इस वक्त का दौर है महंगा तरीन। तो जो कॉस्ट तो कंट्रोल से बाहर है। और ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि हुकूमती हलकों में और अवामी हलकों में कोई ख़ास तशवीश नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो एक बिल्कुल लोअर क्लास लोग हैं जिनका जिस्म का और सांस का रिश्ता रखना महाल हो गया है। बाकी इस वक्त ये बेहिसी का दौर नज़र आ रहा है। लोग पैसे बनाने पे लगे हुए हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम इदारे, किसी को कोई फ़िक्र नज़र नहीं आ रही। और महंगाई का जो तूफ़ान आने वाला है उससे एक नया अमन व अमान का मसला नज़र आ रहा है। और मुल्क में बड़ी ज़्यादा हालात, क्राइम रेट आप देख रहे हैं वो बढ़ चुका है। तो मज़ीद मुझको बहुत हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना यहाँ पे कि रुपए की कदर में जो शदीद कमी हुई है उसके असरात देखे जाने के आइंदा आने वाले महीनों में महंगाई की रफ्तार जो है मज़ीद तेज़ हो जाएगी। और इस वक्त देखा जाए बिजली की कीमत हो, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत हो, हर शय की कीमतें मज़ीद बढ़ जाएंगी। जी, शरह सूद 1% बढ़ने पर कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन का रद्दअमल सामने आ गया। ताजर रहनुमा जावेद सिद्दीकी ने शरह सूद में इजाफे को मईशत का पहिया रोकने के मुतरादिफ करार दे दिया। मजीद बात करेंगे, काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया, यानी कि 20% से बढ़ाकर उसको 21% कर दिया है। इस सिलसिले में कारोबार पर कितना इफेक्ट पड़ सकता है? ताजिर बरादरी क्या सोच रही है? मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई की लहर है उसमें क्या मजीद शिद्दत आ जाएगी? मेरे साथ मौजूद है मारूफ ताजिर है जावेद सिद्दीकी, उनसे बात करते हैं। जावेद भाई, ये बताइएगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया है, महंगाई भी बेलगाम है, कितना फ़र्क पड़ेगा कारोबार? माज़रत के साथ हुकूमत के जो इस वक्त कारनामे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। पॉलिसीज़ कोई भी नज़र नहीं आ रही हुकूमत की। देखें, 21% अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे 100 रुपये देते हैं, मैं आपको 21 रुपये उसके अगेंस्ट में महीने एंड ऑफ द डे बग़ैर किसी खौफ ख़तर के आपको पता है कि आपके 21 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो क्या आप कारोबार करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं है कि आप कारोबार करेंगे। देखें, जब कारोबार नहीं होगा, जब मनी सर्कुलेशन नहीं होगी, तो फिर इसका तो मकसद ही यही है कि जो मईशत का पहिया है वो तो रुक जाएगा। देखें, बात यह है कि जब कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने क्लियरली तौर पर इरशाद फरमा दिया है कि सूद जो है वो अल्लाह से खुली जंग है, तो फिर ये हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्यों कहते हैं? ये हुकूमत की नाकिस पॉलिसी है। वो आवाम को जो है वो सूद के ऊपर डालकर जो है वो मईशत को बर्बाद कर रही है और कुछ भी नहीं है। खुदारा इसको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे जो है वो रिज़ाइन करे, और ताकि ये जो अनस्टेबिलिटी जो है वो हुकूमतों के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान ख़त्म हो। क्योंकि देखिए, जब तक स्टेट के अंदर जो है वो अमन नहीं होगा ना, उस वक्त तक जो है वो बिज़नेस जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी बिल्कुल, जावेद सिद्दीकी का यही कहना था कि मुल्क में जो सियासी जो है अदम इस्तेकाम है वो जो है वो माशी अदम इस्तेकाम की वजह बन रहा है। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया गया है, मुसलसल जो है वो किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि इस किस्म के इक़दाम से जो कारोबार है उस पर मनफी असरात मुरतब होंगे। जी, पार्को रिफाइनरी मरम्मत के लिए 5 रोज़ के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। पैदावारी सरगर्मियाँ 11 अप्रैल को बहाल होंगी। आपको अपडेट करें कि पार्को रिफाइनरी मरम्मत के लिए 5 रोज़ के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा।
मुल्क की बड़ी जो है रिफाइनरी में पार्को आती है। पाक अरब रिफाइनरी की जानिब से जो इंतजामिया ने बताया कि तयशुदा सालाना मरम्मत के तहत जो आर्जी शटडाउन लिया गया है और बुध की शब यानी गुज़िश्ता रात जो है पाक अरब रिफाइनरी का पैदावारी अमल 5 रोज के लिए मअतल किया गया है। पैदावारी अमल तयशुदा मरम्मती काम का हिस्सा है और ये भी कहा है कि रिफाइनरी में पैदावारी सरगर्मियाँ 11 अप्रैल को बहाल कर दी जाएंगी और तयशुदा मरम्मत के दौरान डीजल और पेट्रोल की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी रही। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। मुसलसल तेजी के बाद डॉलर की कदर में कमी हो गई है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 85 पैसे कमी से 286 रुपये तक गिर गया है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। इसके अलावा हमसे देखा जा रहा है रुपये में शदीद दबाव देखा जा रहा था, लेकिन आज रिकवरी देखी जा रही है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर अब तक के कारोबार के दौरान 1 रुपये 85 पैसे सस्ता हो चुका है और गुज़िश्ता रोज 287 रुपये 85 पैसे पे जो बंद हुआ था उसकी बुलंद सतह से गिर कर 286 रुपये का आ गया। और यहाँ माहिरीन का कहना है सऊदी अरब की जाने से पाकिस्तान को $2 अरब देने की जो सपोर्ट फंड के बाद 20 रुपये पर जो है दबाव कम हुआ है। और साथ ही है प्रोग्राम के मामले पर भी हुकूमत इक़दाम तेज कर रही है, जिसपे सरमायाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। अशरफ, जिस तरह हम देख रहे हैं कि डॉलर में कमी आना शुरू हो गई है और रुपया तगड़ा होता जा रहा है, तो क्या ये सिलसिला जारी रहेगा कि दोबारा से चढ़ाव देखने में आएगा? देखा जाए पाकिस्तान को इस जरामती बिल की जो लागत है उसको अदा करने के लिए डॉलर की शदीद किल्लत का सामना है। साथ ही बैरूनी कर्जों की अदायगी भी चल रही है। अभी पाकिस्तान को अशद जरूरत है कि दोस्त ममालिक की जाने से IMF का प्रोग्राम बहाल हो। अगर ये जल्द इकदाम नहीं होते हैं तो रुपये पर प्रेशर है और माहिरीन भी यही कहना है कि डॉलर एक बार फ्रेश है, नई मुनाफा जा सकता है। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुसलसल तेज़ी के बाद डॉलर की कदर में कमी हो गई है। अशरफ, ये भी बताइएगा, कमी तो हम एक दिन देखते हैं, हफ्ते में पूरा हफ्ता जो है उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहता है, डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन एक दिन कमी देखने से कितने फीसद जो है वो जो हमारे कर्जे हैं उसमें कमी होती है? जी, अगर देखा जाए मजमूई तौर पर हम देखें कि एक हफ्ते में जो डॉलर जो है 5 रुपये के करीब महंगा हुआ है, उससे पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे देखे जाए तो 125 अरब डॉलर है। और यहाँ पे आज जो मार्केट में जो डॉलर 1 रुपये 50 पैसे कम हुआ है, तो आप देखा जाए तो तकरीबन जो है 200 अरब रुपए की जो है कर्जे जो बढ़े थे वो कम हो गए हैं। लेकिन बुनियादी वजह ये है कि जो 300 रुपए की जो कमी होती है, यानी अगर हम ये रवा हफ्ते की बात करें, 30 मंगल बुध आज जुमरात है, तो जो 3 रोज में जो डॉलर महंगा हुआ 5 रुपए का जो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और माहिरीन यही कंसर्न शो करें कि इस 300 रुपए की कदर में कमी नहीं होनी चाहिए, इस 300 डॉलर नहीं बढ़ना चाहिए। इससे तमाम तरह की लागत बढ़ जाती है, जिससे बैरूनी कर्जे भी बढ़ जाते हैं पाकिस्तानी रुपए में। और यहाँ वो मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर रुपए की कदर में कमी कर सकती है। ठीक है अशरफ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी सुबह से ही तेजी देखी जा रही है, इस हवाले से भी अपडेट करें। जी, रवा हफ्ते देखा जाए जो शरह सूद में जो 1% इजाफा हुआ है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता रोज की तेजी देखी गई थी। आज भी कारोबार के दौरान हंड्रेड इंडेक्स में 458 पॉइंट की जबरदस्त तेजी देखी गई। हंड्रेड इंडेक्स में चले 1.5% इजाफे से 40,173 की सतह पे पहुंच गया। माशी माहिर का कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात के सऊदी अरब की जाने से पाकिस्तान को $2 अरब देने की जो सुपुर्द फंड की बात हुई, उसमें सरमायाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे शेयर के बेहतर रेट होने की वजह से शेयर की खरीदारी देखी जा रही है। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गैस बहरान पर शिकवा किया। गैस के मसाइल हल करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। अराकीन के नाम अगले 2 दिनों में वफाकी और सूबाई हुकूमतें तय करेंगी। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा इस बारे। हाँ, ये मुसद्दिक मलिक जो वफाकी वज़ीर हैं पेट्रोलियम के, वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने मुलाकात की है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से। और इस मुलाकात में खुसूसी तौर पे जो बातचीत हुई है उसमें ज़ाहिर है कि पेट्रोलियम और जो सिंध में गैस के नए ज़खायर हैं उस पर भी बात हुई है। और यहाँ पे वज़ीर आला सिंध ने ये कहा है कि जो सूबाई हुकूमत है वो वफाकी हुकूमत से हर सतह पे ताउन करती है। इस मुलाकात में वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख भी थे, रहीम शेख और सेक्रेटरी तवानाई थे। और इसमें सिंध में गैस का जो वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बहुत बहरान है, इस वक्त इतना बड़ा गंभीर मसला है कि सूबा सिंध गैस प्रोवाइड करने वाला सूबा है, फिर भी उसको गैस नहीं मिल रही। और जिस पे मुसद्दिक मलिक का ये कहना था
کہ سندھ کو گیس کی فراہمی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس میں کافی معاملات پہ ہوئی ہے اور سندھ نے اپنے تشویش کا اظہار کیا ہے صوبے میں گیس کے حوالے سے، اور بتایا گیا کہ سندھ میں جو گیس کی ضرورت ہے وہ 1600 سے 1700 تک MMCFD ہے، جبکہ سندھ اس سے خود زیادہ گیس پرووائڈ کرتا ہے، لیکن سندھ کو ملتے 600 سے 700 MMCFD گیس ہے. تو ٹھیک ہے، عاجز جمالی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کراچی سوشل میڈیا کارکنان کی گمشدگی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی. PTI کے 2 کارکنان محمد ارشد صدیقی اور مدثر رحمان کے گھر پہنچنے کے وکلا نے تصدیق کر دی. تفصیلات جانیں گے بلال احمد سے. بلال، اپڈیٹ کیجیے گا. پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے 3 کارکنان کی گمشدگی کا معاملہ ہے. آج سماعت کی ہے 3 مختلف آئینی درخواستوں کی سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو اور جسٹس شمس الدین عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے دوران سماعت پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے کمرہ عدالت میں موجود تھی، ان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ 2 کارکنان گھر واپس آ گئے ہیں، جن میں محمد ارشد صدیقی اور مدثر رحمان ہیں، لیکن وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. لہٰذا پولیس کو یہ حکم جاری کیا جائے کہ وہ ان کا بیان قلم بند کرے کہ آخر وہ کون سے عناصر تھے جنہوں نے ان کو اٹھایا اور اتنے دن کہاں پر رکھا. اس سلسلے میں عدالت نے اب حکم جاری کیا ہے متعلقہ تھانے کو کہ وہ ان کے بیانات ریکارڈ کرے. اس کے ساتھ ہی فہد جمال کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سوشل میڈیا کارکن ہے، لیکن اب تک ان کے ویئر اباؤٹ کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پر ہیں اور کس نے ان کو حراست میں لیا ہے. کوئی مقدمہ یا کوئی اور کیس بھی ظاہر نہیں کیا گیا. لہٰذا عزیز بھٹی جو تھانہ ہے اس کو حکم جاری کیا جائے کہ آج ہی وہ جو درخواست گزار ہیں ان کا بیان قلم بند کرنے کے بعد FIR کو درج کریں، جس پر عدالت نے اب جو اس کیس میں درخواست گزار ہیں ان کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہ تھانہ عزیز بھٹی جائیں، اور تھانہ عزیز بھٹی پولیس کو یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ وہ درخواست گزار کا بیان قلم بند کرنے کے بعد جو فہد جمال ہیں ان کی گمشدگی کا کیس دائر کریں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ مختلف آئینی درخواستیں دائر کی گئی تھی کہ جو کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرہ ہوا یا اس سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنان کو حراست میں لیا گیا تھا جن کی گرفتاری ظاہر کی جا رہی تھی اور نہ جن کو رہا کیا جا رہا تھا. اس سلسلے میں 3 مختلف درخواستیں تھیں جن کی آج سماعت ہوئی ہے. الفلاح تھانے کی حدود سے کم عمر عائشہ کی والدہ بچی کے اغوا کی شکایت لے کر سٹی کورٹ پہنچ گئیں. تفصیلات جانیں گے شہریار صدیقی سے. بالکل دیکھیں، اس وقت میں موجود ہوں سٹی کورٹ کراچی میں. شہر قائد میں کمسن بچی کے اغوا کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے. کراچی میں الفلاح تھانے کی حدود سے فاطمہ بی بی خاتون جو ہیں وہ کراچی کی سٹی کورٹ میں آج پہنچی ہیں یہ فریاد لے کر کہ ان کی کمسن بچی جس کا نام عائشہ یہ بتایا جا رہا ہے، عائشہ کے جو ہے وہ اغوا کا مقدمہ لے کر آج انہوں نے سٹی کورٹ کراچی سے جو ہے وہ رجوع کیا ہے. ان کے مطابق ان کی کمسن بچی جس کی عمر محض 13 سے 14 سال ہے اس کو اغوا کر کے جو ہے ایک فرضی نکاح نامہ ان کو بھجوایا گیا ہے. فردر جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ ہے. بہن بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. کیا بتانا چاہیں گی، کیا یہ پر معاملہ ہے؟ سر میں رہتی ہوں ملیر میں 22 سال سے رہتی ہوں. کچھ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں وہ منشیات فروش ہیں. ان لوگوں نے ان کے گھر میں آئے دن ریٹیں لگتے تھے تو ان کو 1-2 بندے پکڑے گئے تو انہوں نے یہ شبہ میں رہتے تھے کہ بھائی ہمارے جو بندے پکڑے جاتے ہیں تو یہ مخبری آپ کر رہی ہو. اس کے بعد 2-3 دفعہ ان لوگوں نے مماری بھی کی میرے گھر پہ. ان لوگوں نے 1 دفعہ ہوائی فائرنگ بھی کیے تھے اور حملہ بھی ہوا میرے پہ. اس کے بعد ان لوگوں نے میری بچی کو اٹھا کے عائشہ کو یہ لے گئے. اس کے بعد میں صبح سے لے کے الفلاح تھانے میں بیٹھی رہی تو کیونکہ وہ منشیات فروش تھے، وہ الفلاح تھانے سے تو وہ ملے ہوئے تھے. تو وہاں بیٹھ کے جب میں نے رات کو 8 بجے لوگوں نے مجھے FIR کاٹا. بچی کی عمر جو ہے 13 سے 14 سال ہے. میرے پاس ساری چیزیں بچی کے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا کہ 5 دن کے بعد رات کو FIR کاٹ کے 15 سے 16 سال اس کی عمر لکھ دیا ان لوگوں نے. تو 5 دن کے بعد ان لوگوں نے ایک جعلی نکاح نامہ بنا کے ان لوگوں نے میری طرف بھجوا دیا. تو وہ نکاح نامہ ظاہر ہے بچی ابھی 13 سے 14 سال ہے تو یہ قانون کا خلاف ورزی ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا بچی کا. اس کے بعد بچی لانکانے میں یہ 4 دن ہو گئے بچی لانکانے میں بازیاب ہوئی. بازیاب ہونے کے بعد بچی لوگوں نے شٹر روم میں بھیج دیا. شٹر روم میں جیسے بچی کو بھیج دیا تو ابھی میں نے ان کو یہ کہا کہ میری بچی کی کم عمر ہے، بچی کا آپ میڈیکل کرواؤ. اگر میڈیکل نہیں کرواتے ہو تو بچی کا میں اس کی ماں ہوں، میں یہ سندھ ہائی کورٹ سے اپیل کرتی ہوں، میں سپریم کورٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ میری بچی کم عمر کی ہے، اس کا عمر نہیں ہے وہ کرنے کا، کہ آپ اس کو میری بچی کو میرے حوالے کیا جائے.
जी बहुत शुक्रिया। बच्ची की वालदा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि जो है इनके ऊपर जो है वो मुखबरी करने के फ़र्ज़ी इल्ज़ामात लगाए जाते थे और उसके बाद इनकी जो कम उम्र बच्ची है उसको अगवा करके जो है वो इनको एक फ़र्ज़ी निकाहनामा भिजवाया गया जिसमें इनकी बच्ची की उम्र 18 से 19 साल लिखी गई है। आला अदलिया से जो है वो इनकी यही दरख्वास्त है कि जिस तरीके से बच्ची को बाजियाब करा के उसको जो है शेल्टर होम में एक महफूज पनाह गाह में भेजा गया है, उसी तरह बच्ची की हवालगी जो है वो इनके सुपुर्द कर दी जाए। जी डॉक्टर सारा के मुबैना कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। केस का चालान अदालत में पेश। नकुल सिटी 21 ने हासिल कर लिए हैं। मकतूला को नीम बेहोशी की हालत में समुंदर में फेंकने के इंकशाफात भी सामने आए हैं। आपको अपडेट करते चलें, डॉक्टर सारा की मुबैना कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। केस का चालान अदालत में पेश। नकुल सिटी 21 ने हासिल कर ली। मकतूला को नीम बेहोशी की हालत में समुंदर में फेंकने का इंकशाफात सामने आए हैं। रेलवे मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। वजारत ख़जाना ने रेलवे 5 अरब 70 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी। मज़कूरा रकम से मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी की जाएगी। बात करेंगे हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, गुज़श्ता कई माह से रेलवे के मुलाजमीन की तनख्वाहों के मसाइल जो है वो हल होने का नाम नहीं ले रहे थे। गुज़श्ता रोज रेलवे की ज़रूरत अदालत में इजलास हुआ था जिसमें ये फैसला किया गया था कि ईद है, ईद के कबल मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो एडवांस अदा की जाएंगी। तमाम इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वजारत खजाना में जो है रेलवे हुकाम को 5 अरब 25 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है वो जारी करती है। उनमें से 3 अरब 70 करोड़ रुपए मार्च की पेंशन की अदायगी के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 1 अरब 55 करोड़ रुपए से तनख्वाहों के शॉर्टफॉल को जो है वो पूरा किया जाएगा। क्योंकि रेलवे मुलाजमीन का तनख्वाहों का शॉर्टफॉल जो है वो खासा बढ़ गया था। मार्च की तनख्वाह जो है वो ताहाल अभी तक मुलाजमीन को नहीं मिली है। इसी तरह कल जुम्मे के रोज जो है वो 1,35,000 रिटायर्ड मुलाजमीन को जो है वो पेंशन की अदायगी की जाएगी। वैसे तो रेलवे हुकाम को जो है विफाकी बजट में से 45 अरब रुपए वैसे ही दिए जा रहे थे, लेकिन ये 5 अरब 25 करोड़ रुपए इजाफी जो है वो जारी किए गए हैं। वजारत रेलवे कल जो है पेंशन की अदायगी की रकम कमर्शियल बैंकों में जमा करवाएगी। बहुत शुक्रिया आदिया अपडेट करने के लिए। डीजी पासपोर्ट इमिग्रेशन ने पासपोर्ट बैकलॉग खत्म करने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत कर दी है। तफसीलात जानेंगे। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें कराची समेत मुल्क भर से मौसूल पासपोर्ट्स के बैकलॉग को 50% कम करके 3 लाख तक जो है वो ला चुके हैं। ये कहना है हुकाम पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का, जबकि पासपोर्ट का बैकलॉग चंद दिन कबल तक 6 लाख तक पहुंच चुका था। गुज़श्ता दिनों पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और पासपोर्ट बनाने की प्रिंटिंग में औकात बढ़ाने से बैकलॉग ख़त्म करने में मदद मिली। डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता हफ्तों के दौरान मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में रश और दरखास्तों की वजह हंगामी सूरत पैदा हुई। आमतौर पर एक माह में पासपोर्ट की 4 लाख दरख्वास्तें मौसूल होती हैं। पिछले 3 माह के दौरान पासपोर्ट के लिए दरख्वास्तों का हजम 7 लाख माहाना तक आ गया। डीजी पासपोर्ट की कोशिश है कि जल्द तमाम बैकलॉग ख़त्म कर दें। इस वजह से शहरियों को कुछ दिन तक पासपोर्ट ताख़ीर से मिले। ताहम हुकाम पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का कहना है कि ताख़ीर पर आवाम को मुश्किलात और इस पर माज़रत ख्वाह हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन है उन्होंने फौरी तौर पर जो है बैकलॉग ख़त्म करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत की है। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम में 2012 में भर्ती असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन की भर्तियों को गैर कानूनी करार देकर मुलाजमत से ही फारिग कर दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 2012 में उस वक्त के सूबाई वज़ीर मदरले के दौर में भर्ती किए गए असातिज़ा और दीगर महकमा स्कूल तालीम के 286 मुलाजमीन की भर्तियों को गैर कानूनी करार देकर उनको मुलाजमत से फारिग कर दिया है। इसका जवाब बताया जाए कि इनकी डिग्रियाँ और दीगर दस्तावेजात जाली होने के बुनियाद पर इनको मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। बरतरफ होने वालों में जो है असातिज़ा, लेब असिस्टेंट, नायब कासिद भी इसमें शामिल है। मुलाजमत से बरतरफ होने वालों में इमरान सोलंकी, असमा बिक्कक, मोहम्मद अली, इम्तियाज अली, वहाब, मंजूर अली, अजरा, अजीज और दीगर 286 मुलाजमीन शामिल है, जिनको मुलाजमत से फारिग करके महकमा स्कूल तालीम ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद नोरियो, बहुत शुक्रिया आपका।
कराची में गर्मी का राज बरकरार है। दर्जा हरारत 31 डिग्री तक जा पहुंचा है। महकमे मौसमियात ने पारा 34 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी है। तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। आदिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कराची के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात का बताना है कि आज से शहर का जो पारा है उसमें शिद्दत आने का इम्कान है और गर्मी जो है वो भी बढ़ेगी। पारा आज 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है, जबकि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि तकरीबन 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम टेम्परेचर पहुँचा। आज के हवाले से महकमा मौसमियात का बताना है कि 33 से 34 की रेंज में रहेगा। अलबत्ता इस वक्त शहर में तेज़ धूप है क्योंकि मतला मुकम्मल तौर पर साफ़ है और ये जो तेज़ धूप है यही गर्मी का बायस भी बन रही है। एक वजह ज़्यादा गर्मी की सुबह ये भी थी कि इस शहर में जो है हवाएं हर सिम से तो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल थीं। आज शहर में जो हवा इस वक्त थोड़ी सी बहाल हुई है तो इसकी सिम मगरिबी है और तकरीबन 7 नॉटिकल माइल की रफ्तार से ये हवा चल रही है। महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा रोज़ से यानी कि कल से 7 अप्रैल से गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है और इससे अगले 4 रोज़ तक शहर जो है वो गर्मी की लपेट में ही रहेगा। इस दौरान टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड अबूर कर सकता है। इसके अलावा वस्ती सिंध में भी गर्मी के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात का बताना है कि वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। आज मतला साफ़ होने की वजह से भी तेज़ धूप है, जबकि आइंदा 4 रोज़ तक शहर का मौसम जो है वो गर्म रहेगा, निस्बतन गर्म है। जी बहुत शुक्रिया आदिया, हमें अपडेट करनी थी। कराची में कड़कती धूप में ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोज़ा रखकर अपनी ड्यूटीज़ पर मौजूद हैं। तफसीलात बताएंगे अनुषा जाफरी, जो कि एसएचओ क्लिफ्टन गजनफर अली के हमरा मौजूद हैं। शहर कायद में गर्मी का पारा जो है वो काफ़ी हाई हो चुका है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। इस तरीके से अगर हम बात कर लें ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की तो ये किसी से पीछे नहीं है। इस गर्मी की शिद्दत में भी ये रोज़े के अंदर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो एसओ गजनफर साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कराची के अंदर और टेम्परेचर भी हाई है। रोज़े में किस तरीके से आवाम को फेस करते हैं और कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं? बेटा, बात यह है कि गर्मी तो देखो ये अल्लाह ताला की, ना आप कम कर सकते हैं ना हम कम कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि जो शहरी अपने घरों से निकले अपने कामकाज के लिए या घरों से वापस दफ्तरों से वापस अपने घरों को जा रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट करें और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, जितना जल्द हो सके वो अपने मंजिल मकसूद पर खैर वफियत से पहुँच सके। रात को 10, 11, 12 जब तक मार्केटें क्लोज़ नहीं होती ऑन ड्यूटी रहता हूँ। बकाया हमारी शिफ्टें जो हैं वो 2 शिफ्टों में चलती हैं। सुबह वाली जो है वो 7 से लेके शाम 3:30 बजे तक और सेकंड जो है वो 3:30 से लेके इख्तिताम मार्केट तक होती है। जी हमारे साथ एसओ गजनफर साहब मौजूद है ट्रैफिक पुलिस के। इनका यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा भले हो चाहे रमज़ान हो, लेकिन हमें चाहिए कि हम जो ट्रैफिक कंट्रोल करने का महकमात जारी किए गए हैं और बगैर छाव के जो है वो अपनी ड्यूटीज़ देकर जो है वो ट्रैफिक की रवानी को जो है वो रवा दवा रखते हैं। और हम देख रहे हैं ये पूरी कराची के अंदर ही हम देख रहे हैं हर सड़कों पर हर जगह पर आपको ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात जो है वो नज़र आएंगे। जी अब आपको बताएं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा में एंजियोग्राफी मशीन कारकुन सिंध असम्बली कासिम सोमरो ने इफ्तिताह कर दिया। राबेल अशरफ मजीद बताएंगी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा में, जहाँ पर एंजियोग्राफी मशीन का इफ्तिताह किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर फ़हद मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। सर, मुझे बताइए एंजियोग्राफी जो मशीन का आज इफ्तिताह हुआ है तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एक मशीन मौजूद थी और अब इसके आने से कौन सी सहूलियात आप लोगों को मैसर होगी और पेशेंट्स में किस तरह के आप लोग टैकल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊं कि कौन से मरीज़ों का इस पे इलाज होता है। जैसे कि हमें पता है कि जैसे दिल के मरीज़ों की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है ना, इसी तरह से जो पेशेंट्स डायबिटिक्स होते हैं, स्मोकर होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, उनकी टांगों की रगें, उनके हाथों की रगें, उनके बाजुओं की रगें, उनकी खून की जो शहरग है उसमें भी रुकावट आती है और इन सब का इलाज जो है आप एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के थ्रू कर सकते हैं जो इसके सही कैंडिडेट हैं पेशेंट्स। तो इसमें इसका फ़ायदा क्या? अब इसका फ़ायदा ये है कि जो काम आपको पहले ओपन सर्जरी के थ्रू करना पड़ता था, जिसमें आपको एक लंबा कट लगाना पड़ता था और उसका ज़ख़म भरने में टाइम लगता था, पेशेंट को मोबाइल होने में टाइम लगता था, पेशेंट अस्पताल में ज़्यादा दिन दाखिल रहता था। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर फ़हद मौजूद थे। उनका यही कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से एक बहुत अच्छा इकदाम है कि यहाँ पर एंजियोग्राफी मशीन का इफ्तिताह किया गया है। पहले भी एक मशीन मौजूद थी लेकिन उसके बावजूद पेशेंट्स का लोड ज़्यादा था, जिसकी वजह से दूसरी जो एंजियोग्राफी मशीन यहाँ पर मुतारिफ़ करवाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मशीन से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जी कराची चिड़ियाघर में बीमार हथनी के इलाज के लिए दूसरे रोज़ भी तिब्बी टीम की जानिब से मुआयना जारी है। तफसीलात बताएंगे जुनैद जावेद।
غیر ملکی ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے گارڈن چڑیا گھر میں اس وقت بھی موجود ہے. آج دوسرا روز ہے. ہتھنی کے جو ہے علاج کے لیے تمام تر معائنے اس وقت جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. میرے عقب میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہتھنی موجود ہے جس کو اس وقت پیدل چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ کی جا سکے. ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہے اسے باقاعدہ طور پر انجیکشنز بھی لگائے گئے اور ادویات بھی جو ہے وہ دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ اس جانب جو ہے وہ بوریوں میں جو ہے وہ گھاس بھر کر سائڈ پر لگائی جا رہی ہے دیواروں کے ساتھ تاکہ ہتھنی جو ہے کسی بھی طریقے سے کسی لوہے سے ٹچ نہ ہو یا اس کو کسی قسم کا جو ہے وہ پیر کے اندر جو ہے وہ جھٹکا محسوس نہ ہو. تو اس لیے جو ہے احتیاط کے طور پہ جو ہے وہ بوریاں رکھی جا رہی ہیں. ساتھ ہی ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے ابھی تقریباً 11 رکنی یہ ٹیم ہے جو کہ تقریباً 2 گھنٹے سے جو ہے وہ معائنے میں مصروف ہے. ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ 1.5 سے 2 گھنٹے مزید لگیں گے اس معائنے کو مکمل ہونے میں. تاہم ابھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے جو سینئر ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں. تاہم ڈاکٹرز جو ہے اپنے معائنے کے اندر اس وقت مصروف ہیں. ڈاکٹرز کی جانب سے کل ہم نے دیکھا کہ ان کا جو ہے ہتھنی کا باقاعدہ طور پر ایکسرا کیا گیا. اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو دیگر ٹیسٹ کرنے تھے وہ تمام ٹیسٹ کیے گئے, جبکہ اس کے بعد ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہے یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ ہتھنی کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیدل چلایا جائے تاکہ اس کی پیروں کے اندر جو سوائلنگ ہے اور دیگر جو مرض ہے اس میں جو ہے تھوڑا بہت جو ہے وہ تبدیلی آ سکے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ایکسرسائز جسے ہتھنی کو اس وقت کرائی جا رہی ہے. تاہم اب آج جو ہے یہ معائنہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کل ایک مرتبہ پھر جو ہے ڈاکٹرز کی ٹیم کو معائنے کی ضرورت ہوگی یا نہیں. جی